सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और तालिबान को काबुल का कंट्रोल हासिल किए हुए दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और तालिबान रहनुमा हुकूमत साजी के लिए मुल्क की सियासी क़यादत से मुलाकातें भी कर रहे हैं। 20 साल तक दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करके उन्हें मुल्क से निकालने वाले तालिबान के लिए अब अंदरूनी मुश्किलात शुरू हो गई हैं। अफ़गानिस्तान जो इस वक्त मुख्तलिफ़ नस्ली अक़लियतों से बना हुआ है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें वो रखता है, यहाँ के इश्तराक के बगैर हुकूमत बनाना एक बड़ा मुश्किल चैलेंज इस वक्त तालिबान के लिए है। जब भी यहाँ पर किसी एक सियासी क़ुव्वत ने हावी होने की कोशिश की है तो खाना जंगी शुरू हुई है। बज़ाहिर तो तालिबान का अफ़गानिस्तान पर इस वक्त कंट्रोल है, लेकिन अफ़गानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ तालिबान हमेशा से कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे हैं। काबुल के शमाल में वाक़े वादी पंजशीर तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का आखिरी बड़ा गढ़ है, जहाँ साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी है। पंजशेर में अहमद मसूद की क़यादत कौमी मज़ाहमती फ्रंट के हज़ारों जंगजुओं और तालिबान के दरमियान इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें दोनों जानिब से ही कामयाबी के मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी एक ग्रोह से मुज़ाकरात पर इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहा और अफ़गान अवाम की जानों और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त उनकी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान में पश्तूनों के अलावा कई नस्ली ग्रोह बसते हैं और इस तनाज़ुर में पाकिस्तान एक शराकत दारी पर मबनी हुकूमत का ख़्वाह है, जबकि तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अफ़गान सरजमीन कलअदम TTP को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये सूरत हाल किस तरफ मुस्तकबिल में जाती दिखाई दे रही है, अभी तक खाना जंगी की सूरत हाल नज़र नहीं आई जिसके कोई बड़े असरात पाकिस्तान पर मुरतब हों, लेकिन ये सूरत हाल में स्टेबिलिटी मुस्तकबिल में आ सकती है या नहीं और पाकिस्तान पर इसके किस हद तक असरात मुरतब हो सकते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर सियासतदान हमारे मुल्क के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ज़ाहिर उनसे बेहतर कौन तबसरा कर सकता है। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अब 8 से 10 रोज़ तालिबान की यहाँ पर इनको कब्ज़ा किए हो चुके हैं। वहाँ पर जो छोटी मोटी झड़पें चल रही हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने है कि जो अफ़गान अवाम जिसको कबूल करेंगे उसी को पाकिस्तान उसी हुकूमत को सपोर्ट करेगा। ये एक मिली जुली हुकूमत कब तक सामने आ सकती है और खाना जंगी का अभी तो कहीं कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुस्तकबिल में ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी अफ़गानिस्तान में? मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि सबको काफ़ी कह सकते हैं कि खुशगवार हैरत हुई कि माजी के बरक्स जो इस दफ़ा तालिबान का काबुल में आना, उनका कब्जा करना, वो उसमें काफ़ी मुख्तलिफ है। उनका अंदाज, उनकी सोच, उनके इक़दामात भी और वो दहशत, वो खौफ, वो जो था माजी में तालिबान की हुकूमत का, वो अभी नज़र नहीं आया। और आपने देखा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, जो उन्होंने मुलाकातें भी की हैं अपने हरीफों के साथ, चाहे वो कारज़ई साहब हों या शुमाली इत्तेहाद के माजी के लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हों या और जो नॉन पश्तून लीडरशिप है। फिर उन्होंने जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं बाहर जिन लोगों ने जाना है और उसके अलावा जो गारंटीज दे रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ की और आज़ादी राय की और सिविल सोसाइटी की, तो अभी तक उस तरह मज़ाहमत नहीं हुई जो माजी में जिसकी बुनियाद हो सकती थी खाना जंगी। और हमें खदशा ये भी था कि शायद उसके नतीजे में और रेफ्यूजीज आए। सो अभी तक तो वो नहीं हुआ और अभी यही कोशिश उनकी हो रही है, लगता है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उस कमेटी के साथ, कारज़ई साहब, हिकमत जिया साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला कि एक वसीतल बुनियाद हुकूमत बने। तो ये उनका 2 लिटमस टेस्ट हैं इस पर तालिबान के लिए जब वो आए हैं। और दूसरी मरतबा कि एक तो ये क्या वो कामयाबी से जेन्युइनली एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बना लेते हैं जिसमें सारे, जैसे आपने फरमाया, लसानी और दूसरे ग्रोह शामिल हों। और दूसरा ये है पुरअमन तरीके से, और जहां आपने जिक्र किया पंजशीर वैली का भी, तो उसमें अहमद मसूद ने भी जिक्र किया है, अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे ने, कि वो भी चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। तो बेहतर यही है कि अफगानिस्तान में भी इसको जो जरूरत है दस्ते शफा की, हीलिंग टच की, उसको वो आगे लेके चलेंगे। और पाकिस्तान की भी यही कोशिश है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरी जो बॉटम लाइन जो है हमारे लिए और सबसे इम्पोर्टेंट है रेड लाइन, वो है कि अफगानिस्तान की सरजमीन
किसी हमसाये के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ना इस्तेमाल हो, चाहे पाकिस्तान हो या बाकी हमसाये भी हो। लेकिन मुशाहिद साहब, ये ज़ाहिर है तालिबान भी ये चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए कि अमन बरकरार रहे इस वक्त अफगानिस्तान में। लेकिन ये जो एयरपोर्ट के हम मनाजिर देख रहे हैं, लोग सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में वहाँ से भाग रहे हैं, उसमें खुद अफगान शहरी भी हैं। तालिबान उनको भी कह रहे हैं कि हम एक आम माफ़ी का जब ऐलान कर चुके हैं, तो लोगों में इतना पैनिक इस वक्त क्यों क्रिएट हुआ हुआ है? लेकिन लोगों में खौफ है, और आप एक जायज़ भी है कुछ हद तक। जो माजी के तल्ख उनके तजर्बात हैं, उनकी यादाश्तें हैं, और फिर जिस तरीके से हुआ, और ख़ास तौर पे ये लोग हैं, आप देखें ना जी, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, 20,000 लोग इस पर उसके एयरपोर्ट के अंदर मुकीम। और आज ही अमेरिका के 33 जहाज आ रहे हैं, C-17 जो ह्यूज ट्रांसपोर्ट प्लेन है, एक जहाज में 400 लोग जाते हैं। तो आप देख लें कि 20,000 लोग, एक छोटा सा शहर इस काबुल एयरपोर्ट के अंदर है, और काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिकन ट्रूप्स के पास है, 5,500 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनके पास है, और जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस भी अमेरिकन की चल रही है। तालिबान जो दीवार के बाहर है अफगान तालिबान का कंट्रोल। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया है, और इसमें मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है कि फिर हमने इंसानियत के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के हवाले से हमने लोगों को बाहर भी पहुंचाया है, नॉन पाकिस्तानीज को, खास स्पेशली जो अफगान्स हैं या अमेरिकन हैं या फॉरेनर्स हैं या यूरोपियंस हैं, और प्लस हमने बॉर्डर भी पूरा खोल दिया हुआ है, और फिर हमने उनको वेलकम भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल है इंसानियत के हवाले से। तो अभी एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, जब तक नई हुकूमत नहीं बनती और नई हुकूमत का ऐलान नहीं होता कि कौन वज़ीर खारजा होगा, कौन कोई हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, उसमें चेहरे जो जाने पहचाने जो नॉन तालिबान चेहरे नहीं आते, तो उस वक्त तक इस किस्म की अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो मुशाहिद साहब, ज़ाहिर है कि अभी तक सूरत हाल खासी कंट्रोल में है, अमन अमान अभी तक कहीं कोई ख़राब नहीं हुआ, कोई खाना जंगी नहीं हुई, आगे हुकूमत साजी की तरफ अब तालिबान जा रहे हैं। इस वक्त इनकी कैपेबिलिटी आपको क्या लगती है? एक ऑर्गेनाइज हुकूमत ये तश्कील दे सकते हैं और फिर उसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत चला भी सकते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह दूसरे ममालिक के, उनके खित्ते के, पाकिस्तान के या और दूसरे ममालिक के हैं, या फिर इसमें ये इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, मुश्किलात होंगी? ये इनको मुश्किलात होंगी, अकेले नहीं चला सकेंगे। ये देखें, ये ट्रांजिशन करें, 20 साल से तालिबान तो हुकूमत से बाहर थे, ये मज़हमती ग्रोह कोई 70-80 हज़ार जो तालिबान है ये लड़ते रहे, और दे वर आउट इन द विल्डरनेस एज दे से। तो उनके लिए अब एक ट्रांजिशन करना मज़ाहमती ग्रोह से एक गवर्निंग पार्टी का, और गवर्नेंस जिसमें मईशत चलानी है, सफारतकारी चलानी है, इंतजामिया चलाना है, तो वो सिर्फ अकेले वो नहीं चला सकेंगे कामयाबी से, उनको इमदाद लेनी पड़ेगी। अफगानिस्तान का अपना बड़ा टैलेंट पूल है माशाल्लाह। अब तो लोग कहते हैं 5-7 मिलियन उनकी मिडिल क्लास पैदा होगी पिछले 20 सालों में। जब तालिबान ने हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त सिर्फ 90,000 स्टूडेंट्स थे उनके, पढ़ते थे स्कूलों में। अब 7 मिलियन 70 लाख अफगान नौजवान स्कूलों में है, जिसमें से 1/3 तो खवातीन है। तो एक अफगानिस्तान भी बदला हुआ अफगानिस्तान है, नए हक़ाइक़ आ गए। ये अफगानिस्तान 1990s का नहीं है, इसलिए तालिबान को भी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उन्होंने भी अपनी तब्दीली की है। कह सकते हैं आपके नए तालिबान है, फिलहाल लग तो यही रहा है। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान की भी वो सोच 1990s की नहीं है, एक 21st सेंचुरी की सोच है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। सही। और मुशाहिद साहब, इस वक्त अफगान पुलिस का, अफगान फौज का इस पूरी सूरत हाल में रोल क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क पर तालिबान का कब्जा है, इससे पहले वो लोग हुकूमतों के ताबे रहकर काम करते रहे, तो अफगान फोर्सेस के लिए भी इस वक्त बहुत मुश्किल है तालिबान के साथ मिलकर इस निज़ाम का हिस्सा बनना। पहले तो देखे ना जी अरबाब साहब के ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ अमरीकनों के साथ भी और पूरी दुनिया में, कि कहते थे 3.5 लाख की फौज है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ा था आपके प्रोग्राम से पहले, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल है अफगान रिकंस्ट्रक्शन का, SIGAR सिगार, उसकी रिपोर्ट अभी आई है। वो कहता है कि जी मेजॉरिटी जो थे वो गोस्ट सोल्जर्स थे। अच्छा। और वो 1,20,000 की एक्चुअल फौज थी। आप ये देख लें कि ये अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है। तो इसका मतलब है कि जो 2,30,000 के लोग तनख्वाहें ले रहे थे वो तो लोगों की जेबों में डाल रही थी। इसलिए पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में हर महीने अमेरिका ने $100 अरब $100 बिलियन जाया किए हैं।
$2.2 ट्रिलियन मजमूई तौर पर 20 सालों में खर्च हुआ है। तो इतना बड़ा फ्रॉड भी किया गया है। अब वो फौज कहाँ मेल्ट हुई, वो पुलिस कहाँ है, जेन्युइन पुलिस कौन सी है, जेन्युइन फौज कौन सी है, जाली पुलिस कौन सी है। तो और एक और नालायकी देखिए, तालिबान के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, इसकी भी फिर यही वजह जाहिर है क्योंकि वो एक्चुअल फौज कुछ और थी और नंबर्स बहुत ज्यादा शो किए जा रहे थे, इसीलिए इतनी तेजी से तालिबान की पेशरफ्त रही। बिल्कुल, एक तो ये रीजन था कि ये नंबर्स एग्जेजरेटेड थे, जाली थे, झूठे थे। और दूसरी मेरे ख्याल में आप जो आर्मी लड़ती है वो किसी कॉज के लिए लड़ती है, किसी क्यादत के लिए लड़ती है। वो किसके लिए लड़ते हैं? वो क्यादत जो मुल्क से भाग जाए, वो कॉज जिसमें जान ना हो। तो ये तो सब वाज़ेह था। अब मैं अभी देख रहा था CNN, उसने बताया कि जो अमेरिकन ने इलेक्ट्रॉनिक वीजे इशू किए हैं उसमें नाम नहीं था और ना डॉक्यूमेंट नंबर था। वो अफगानिस्तान के जो जेन्युइन लोग जो जाना चाह रहे थे उनके लिए वीजे तैयार किए, उन्होंने व्हाट्सएप करके वो इलेक्ट्रॉनिक वीजे हजारों लोगों को भेज दिए जो क्वालिफाई नहीं करते। अब इस किस्म की नालायकियां अमेरिकन सिस्टम से हो रही हैं। तो आप देखें कि जिस किस्म का मेसी एग्जिट हुआ है, जिस तरह वो ये जो 30-40 हजार जो इंटरप्रेटर्स हैं, स्टाफर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको हैंडल नहीं कर सके। तो इतनी बड़ी नालायकी जो है, नाकामी तो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम एक एफिशिएंट सिस्टम था और बड़ा अमेरिकन एफिशिएंसी मशहूर थी दुनिया में। अफगानिस्तान 15 अगस्त से ये मालूम हुआ है कि ये वाकई जवाल आया है सुपर पावर में, साबिका सुपर पावर में मैं बल्कि कहूंगा, और इस किस्म की नालायकियां आपके सामने हो रही हैं। और मुझे अब ये पूरी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चैलेंज लेकर आ सकती है? TTP के कुछ लोगों को उन्होंने रिहा किया है, अब साथ ही श्योरिटी दी है कि वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। आज शेख रशीद साहब ने भी ये बात मीडिया के सामने कही। तो ये उनकी बात पर यकीन कर लिया जाए या फिर इक्का दुक्का कोई इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए कहीं कोई किसी के हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं? इसके इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। देखिए जी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जो मुस्बत बात है कि पाकिस्तान की जो सोच है, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तानी कौम हो, अफगानिस्तान के हवाले से तब्दील हो चुकी है। जो माजी का स्ट्रेटेजिक डेप्थ और जिस हम कंट्रोल करना चाह रहे थे वो पॉलिसी नहीं, एक पॉजिटिव पॉलिसी है कि हम सबसे बात करेंगे, कोई फेवरेट्स नहीं, और हम चाहते हैं कि अमन भी आए। अब चैलेंज क्या है? जैसे मैंने कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी 26 जुलाई 2021 को। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में 12,000 बैरूनी दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसमें से 6,000 पाकिस्तानी हैं, TTP के लोग हैं। तो वो उनको रिहा भी किया गया, वो तो सबको सारे जेल खोल दिए, सभी रिहा हो गए। लेकिन अब तालिबान ने हमें कमिटमेंट दी है, जिस तरह उन्होंने ईरान को दी है, जिस तरह रूस को दी है, चीन को दी है। क्योंकि तालिबान का वक्त ईरान, चीन और रूस गया था जुलाई में। उन्होंने पाकिस्तान को कमिटमेंट दी है कि हम ये इनको इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम लिस्ट चाहते हैं ये दहशतगर्दों की जो उनके सर लीडर्स हैं। तो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, ये तालिबान के लिए इम्तिहान है। तो हम भी देख रहे हैं कि वो पूरा वादा करते हैं कि नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि अमन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है और हम उसमें शामिल भी हों, रिकंसिलिएशन में भी और रिकंस्ट्रक्शन में भी। सही। और मुशाहिद साहब, जब हम रिकंस्ट्रक्शन में शामिल होते हैं तो फिर हम अमेरिका या और बड़ी सुपर पावर्स को तो अपने खिलाफ नहीं कर लेंगे। इस हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हमें दूसरों की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, फिर हम उस जंग का हिस्सा भी बन गए, हमारा कंधा इस्तेमाल भी हो गया। अब अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल को हम मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, टर्की की तरफ देख रहा है। तो इस मुस्तहकम बनाने के अमल में अगर हम पार्ट बनते हैं तो फिर अमेरिका की, रशिया की हम दुश्मनी तो नहीं मोल ले लेंगे मुस्तकबिल में? देखिए जी, अमेरिका और या वेस्ट के लोग उस तरह मैटर नहीं करते। अमेरिका एक शिकस्त खुर्दा ताकत है, वो हार के गए हैं, उनके अब अज़ाइम और हैं, तो नई कोल्ड वॉर की बात। इसको जो कंट्रीज मैटर करते हैं, चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया के ममालिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, और तुर्की, इनसे हमारा एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें चाइना भी इन्वेस्ट करे, रशिया भी करे, और जो अमीर अरब ममालिक हैं, UAE, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, उनको भी हम शामिल करें तो मेरे ख्याल में आगाज हो सकता है। और अमेरिका और यूरोप के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो भी अपने ताल्लुकात मामूल पर आए। जो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जो इतनी शिकस्त हुई है, उनकी बेइज्जती बहुत हुई है अमेरिकन की और वेस्ट की, तो वो कुछ टाइम लगेगा नेटो को भी संभलने में, तो वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इस सिचुएशन में अमेरिका के पास बड़े कम कार्ड्स हैं। सही। लेकिन मुशाहिद, जिस तरह कनाडा की तरफ से ऐलान हुआ, उन्होंने तालिबान की हुकूमत को मानने से, तालिबान के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया।
अमेरिका और इंडिया की तरफ से भी अगर ऐसे ऐलानात सामने आ जाते हैं तो फिर ये कितना चैलेंज हो सकता है? ये ममालिक अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर ये जो आपने तमाम ममालिक के नाम गिनवाए, ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पुरअमन रहे और बेहतर रहे और यहाँ पर बेहतर काम हो सके। तो ये सूरत हाल कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है फिर? लेकिन डिस्टेबलाइज का मौका मिलता है तो अंदर से मिलेगा ना अफगानिस्तान से। अगर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी नहीं होती, अगर अफगानिस्तान के अंदर वसीतल बुनियाद हुकूमत बन जाती है, अगर अफगानिस्तान में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो जाता है और तालिबान सबको मिला के साथ चलते हैं, तो फिर वो मौके नहीं होंगे। माजी में क्या हुआ था कि तकसीम हो गया था अफगानिस्तान, शुमाली इत्तेहाद अलहदा बन गया था, उसके पीछे अमेरिका भी था, इंडिया भी था, ईरान भी था, रशिया भी था और वस्ती एशिया के ममालिक थे, क्योंकि वो तकसीम थी। अब उस किस्म की तकसीम वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रही, ना तालिबान वो माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं। हाँ, अगर जबरदस्ती उन्होंने हुकूमत एक इम्पोज करने की कोशिश की काबुल में और सिर्फ उनकी हुकूमतों और बाकियों को शामिल न किया, तो फिर उसके नताइज माजी की तरह होंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत ही कॉशियस ऑप्टिमिज्म है कि शायद इस दफा कोई हालात बेहतर हों और उम्मीद की किरण एक नजर आ रही है एज ऑफ नाउ। सही। और मुझे जो इकोनॉमिक फ्रंट पर अभी अफगानिस्तान को मुश्किलात आएंगी, IMF ने ज़ाहिर है अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से उनका जो IMF प्रोग्राम था उसको शायद पेंडिंग में डाल दिया है, कैंसिल कर दिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप के पेजेस हम देख रहे हैं कि तालिबान के और उन सब के ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो मुश्किलात इनके लिए खड़ी की जा रही हैं। अब इन मुश्किलात से किस तरह से गुजर पाएंगे? लेकिन ये अमेरिकन और वेस्ट का एक ही तरीका है वो दबाव डालने का, वो सैंक्शंस करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, पैसा रोकते हैं। उन्होंने $9.5 अरब जो अफगानिस्तान का रिजर्व्स थे अमेरिकन बैंक रिजर्व बैंक में, वो रोक लिया। $400 मिलियन जैसे आपने फरमाया IMF का रुक गया। बाकी ये फेसबुक वगैरह सारा कुछ जो करेंगे तो वो प्रोपेगेंडा भी होगा, मीडिया वॉर भी होगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक नई हकायक आ गए हैं इस खत्ते में। इस खत्ते के फैसले इस खत्ते के ममालिक करेंगे। अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो 20 साल पहले एक सुपर पावर था या सुपर डुपर पावर था, इसका रोब था, दबदबा था और बड़ी फौजी कुव्वत भी थी और इमेज भी था। ये अब 20 सालों के बाद थका हुआ, हारा हुआ अमेरिका है और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तकसीम आ गई है। बाइडेन के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है, ट्रंप जो चला रहा है, वो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तकसीम आ गई है कि वो कहते हैं कि बाइडेन ने मरवा दिया, इनकी नालायकी की वजह से हम बहुत हार गए हैं। तो ये अभी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं इस वक्त और मैं समझता हूँ कि अगर दानिशमंदी से चलें सारे ममालिक, और अच्छी बात है कि हम कूक कूक के कदम ले रहे हैं, हमने जल्दी में किसी को तस्लीम नहीं किया। पहले हालात सेटल डाउन हुए, हुकूमत बने, हुकूमत वसीतुल बुनियाद हुकूमत हो, अफगानिस्तान के अवाम का एतमाद हो, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है। और मुझे बस आखिर में ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी खासतौर पर अफगानिस्तान के मसले पर है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। अपोजिशन को कहीं ये एतराज़ तो नहीं है कि हुकूमत उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रही, इस जो नेशनल नैरेटिव है इस पर उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, एतमाद में नहीं लिया जा रहा? मेरे ख्याल में एक दफा बड़ा अच्छा सेशन हुआ था जुलाई 1 को पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें हुकूमत और उसके अलावा आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज जो EGIS आए थे, उन्होंने बड़ी, मैं भी शामिल था उस ब्रीफिंग में एज चेयरमैन डिफेंस कमेटी, तो बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी थी, बड़ी खुल के बातें हुई थी, सारी बातें हुई थी। उसके बाद मैंने तो मुतालबा किया, मेरी सेनेट डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, मैंने कहा था कि फौरी तौर पर एक इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का, एतमाद में लें। और मजे की बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तो मिल गई है पिछले बुध को, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मेरे उस मुतालबे की तायीद की। लेकिन एक दो चीजें हमें हैं, मसलन देखें ना, अभी इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं इंसानी के हवाले से, लेकिन मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा। खुद उन्होंने कंप्लेन किया है फॉरेन मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हो रहा, पाकिस्तान की अप्रिसिएशन नहीं हो रही, पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही। तो ये हमारी तरफ से कोताही है। हमें एक मीडिया स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, मीडिया सेंटर बनाते इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, हम अपनी एम्बेसी इन काबुल में भी हम फॉरेन एवरीडे स्पोक्समैन कहता कि हम पाकिस्तान ये कर रहा है, इतनी फ्लाइट्स जा रही हैं, इतने लोगों को वीजे दे रहे हैं, हम कहते हैं हमारी ये खिदमात है इस चीजों में, हम आगे बढ़ के रोल अदा करें। हालांकि हमारे वो वसाइल नहीं जो मगरब के हैं, और ये सूरत हाल भी हमने पैदा नहीं की है, मगरब और नेटो और अमेरिका की नालायकी की वजह से हुई है, लेकिन चूंकि इंसानियत के हवाले से हम एक मॉडल मेजबान बन रहे हैं पिछले 30 सालों से अफगानिस्तान रेफ्यूजीज के भी, तो हम सबसे तवील अरसे के लिए सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हमने होस्ट किए हैं, तो हम अभी भी किरदार अदा करें, इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा। तो ये एक कोताही कह लें, नालायकी कह लें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था इसको भी इधर आगे लेके चलते हैं, और कम से कम पार्लियामेंट का सेशन
मेरे ख्याल में जायज मुतालबा था ऑपोजिशन का, वो पूरा नहीं किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इनका बॉर्डर ही नहीं है, उन्होंने तो बुला ली पार्लियामेंट, पूरा डिबेट हुई, मैं सुनी डिबेट, 8 घंटे की डिबेट हुई है। और हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट का कोई नामो निशान नहीं कि उसकी डिबेट क्यों नहीं हो रही, उसको डिस्कशन हो और वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव विजडम है। और अफगानिस्तान ऐसा इशू नहीं कि डिविसिव है, कश्मीर, फलस्तीन, न्यूक्लियर और सीपैक की तरह इस पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान में इत्तेफाक राय पाया जाता है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हुकूमत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि अफगानिस्तान में अब आने वाले दिनों में तालिबान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे, ख़ासतौर पर हुकूमत साजी में, फिर उस हुकूमत को पुरअमन तौर पर चलाने में, और फिर पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाने में। और उसमें पाकिस्तान का स्टांस भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान उसी हुकूमत को सपोर्ट करेगा जिसकी सपोर्ट अफगान अवाम करेंगे। तो पाकिस्तान के जो खारजा चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो दाखिला मसाइल हैं, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त रस्सा कशी की सूरत हाल है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को मानने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। पीडीएम हुकूमत पर इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आवाम के हक पर डाका डालने का मंसूबा करार दे रही है, मुल्की मामलात आइन के मुताबिक चलाने की डिमांड उनकी जानिब से की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत के साथ नहीं बैठी तो क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात कर पाएगी या फिर अगले इलेक्शन भी बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पुराने तरीके से ही होंगे और उसके बाद सियासी जमात एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगा रही होंगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना है कि जब तक इलेक्शन में मुदाखलत होती रहेगी जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी और मुल्क की मुश्किलात भी हल नहीं होंगी। क्या कहा उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू करते हुए, ज़रा सुनिए। और जब तक इस मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकती। और जब तक इलेक्शन का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, उसमें हर किस्म की मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 3 साल पूरे करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने और हुकूमत मुखालिफ जलसे और रैलियां करने का भी ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी सुनिए। हुकूमत के 3 साल की जो ये कारकर्दगी है, जो इनकी करप्शन है, जो इनकी नाअहली है, जिस तरह इन 3 सालों में हर इलेक्शन के मौके पर वहाँ पर धांधली करने की कोशिश की गई, इस पर एक इंशाल्लाह वाइट पेपर भी तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे कर कर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे जाएंगे। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी एक तरह से ये दूसरा फेज शुरू होने वाला है और दूसरी बार हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ कराची से किया जा रहा है। अब जलसे की जगह और तारीख का ऐलान तो किया जा चुका है, लेकिन कराची में पीडीएम जलसा मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस सूबे में कोरोना की वजह से स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं है, तालीम और कारोबार पर यहाँ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सख्त SOPs फॉलो करने की बातें हो रही हैं, वहाँ पीपल हुकूमत पीडीएम को सियासी जलसा करने की क्या इजाज़त देगी? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है, तो क्या पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने के लिए कराची से अपनी इस तहरीक को शुरू करने का ऐलान किया है? और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मरीम नवाज़ भी कराची के जलसे में शिरकत करेंगी, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कराची में पीडीएम का जो जलसा होगा उसमें बहुत ज़्यादा तादाद पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुनों की मौजूद होगी, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम भी अपने कारकुनान को इस जलसे में शिरकत की दावत देगी। नून लीग के वो लोग जो मरीम नवाज़ को सुनना चाहते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और दीगर सियासी जमातें भी अपने अपने कारकुनान को लेकर यहाँ पर आने की कोशिश करेंगी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, एक ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस पूरी सूरत हाल पर जानेंगे कि पीपल्स पार्टी अब आगे क्या करने जा रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने जलसे करने जा रही है।
कराची से इसका आगाज़ होगा। अब कराची में ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, यहाँ पर कोविड की भी बड़ी इस वक्त SOPs को फॉलो किया जा रहा है। स्कूल्स बंद थे, अब स्कूल्स को खोलने का ये भी बड़ा मशरूत फैसला हुआ है। और फिर अब PDM का मकसद है क्या? पीपल्स पार्टी अलग अपोजिशन कर रही है, PDM की जमातें अलग अपोजिशन कर रही हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर दोनों साइड से इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में कहाँ इन अपोजिशन जमातों को एक पेज पर बैठने की दावत देती है आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। नैयर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इंतखाबी इस्लाहात को आप भी मुस्तरद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जो जमातें हैं वो भी मुस्तरद कर रही हैं। अब इस पर कहीं कोई एक स्ट्रेटजी बनानी है, हुकूमत को बिठाना है, हुकूमत से बात करनी है, या फिर ये हुकूमत EVM के तजुर्बात कर रही है, TV प्रोग्राम्स में मशीन लेकर आ रही है, इस पर फिर आगे आने वाले दिनों में आप रजामंदी जाहिर कर ही देंगे? देखिए जी, हुकूमत पिछले 3 सालों में इन इश्यूज पे सीरियस ही नहीं, और जो उनका लीडर ऑफ हाउस है वो कभी सीरियसली बात ही नहीं करना चाहता। वो अपने क्रोनीज को भेजता है जिनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाए और उनके जो फंक्शंस में उसमें कोई रुकावट न डाली जाए, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको सपोर्ट करने का उनको सपोर्ट किया जाए, और जो ऑर्डर्स वो इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन देता है उनसे अमल दरामद होना चाहिए। आपने इस सियालकोट के इलेक्शन में देखा कि इंतजामिया क्या कुछ करती रही, और इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक होकर काम ही नहीं करती। हालांकि आइन ये बात कहता है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट भी करेंगे, उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये जो एक ऐसा इशू लेके हैं EVM का, EVM को हमने पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने किया, लेकिन वो इजीएस्ट वे है टू हैक करना उसको भी और रिजल्ट चेंज करना। अच्छा, एक सिंगल आदमी कर लेगा, और वो बाकी दुनिया में भी इसको कोई ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे। तो जब कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा तो ये हुकूमत क्यों इसरार करती है इस पे? हम उस कानून साजी पे अमल दरामद करने को तैयार है जो कंसेंसस के साथ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, कंसेंसस एक डॉक्यूमेंट है। 18th अमेंडमेंट आपके सामने है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इसलिए इनको अपने एटीट्यूड्स को देखना पड़ेगा, इनको अपने रवैयों पे देखना पड़ेगा, उनमें जमहूरी अंदाज अख्तियार करना पड़ेगा। वो तो ना तो प्राइम मिनिस्टर के पास है ना उसकी टीम के पास है। लेकिन बुखारी साहब, शिबली फराज साहब जो ये डेमो जब उन्होंने दिया इस मशीन का, तो उन्होंने बताया कि इसमें ना वाईफाई इस्तेमाल होगा ना इंटरनेट इस्तेमाल होगा, तो फिर ये हैक करने वाला जो आर्गूमेंट है ये वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये शिबली फराज अभी ये देख रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन हमने 2010 में देखी। मैं उस कमेटी में था, मैं और खुर्शीद शाह और कमर जमान कारा और चौधरी मंजूर, हम लोग थे। हमने ये सारा प्रोसेस देखा हुआ, हम भी ये चाहते थे, लेकिन हमें कुछ बेटर रिजल्ट नजर नहीं आए, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी उसकी अपनी रिजर्वेशन थी। अभी भी रिजर्वेशन इलेक्शन कमीशन की, जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो ना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना अपोजिशन की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर वो डिसएग्रीमेंट है तो ये क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं? तो बुखारी साहब, फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन आप लोगों की नज़र में क्या है? कोई तजवीज़ ऐसी कि चलें EVM को हटा दें? यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फ्री हैंड होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, और जितनी भी एग्जेक्टिव जो है उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे, ओबे करें, वो डस्का वाला इशू ना करें। सही। और बुखारी साहब, अब जाहिर है जो आप लोग PDM का तो पार्ट नहीं है, अब आगे PDM के ऊपर क्या PDM का मुस्तकबिल देख रहे हैं? हुकूमत यहाँ एक रोज़ बाद अपनी 3 साल कारकर्दगी पेश करने जा रही है, 2 साल से भी कम का टाइम रह गया। PDM जो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आई थी, वो पहले तकसीम हुई, अब वो तकसीम होने के बाद 2 जमातों को माइनस करके अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना चाह रही है, फिर वही स्टार्ट ले रहे हैं, वो जलसे, जुलूस, रैलियाँ, क्या हासिल कर पाएंगे इस सबसे? मुझे नहीं पता, ये सवाल तो आप उनसे करें, लेकिन हमने जो प्लान बनाया था, जो चार्टर हमने साइन किया था, अगर उस पर अमल दरामद करते तो आज ये पैक करते। बल्कि ये जून में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब मनी बिल को हम डिफीट करते, लेकिन वो नून और JUI सीरियस ही नहीं है। वो हमसे पूछते हैं कि जी आपका प्लान क्या है? भाई बाबा, पंजाब में भी हम चाहे मेजर जो पार्टी है अपोजिशन में वो नून है, और नेशनल असेंबली में भी लीडर अपोजिशन उनका है, तो वो अपने जो इत्तेहादी उनको साथ बिठाए हुए, मैं तो उसको आप PDM समझता नहीं, उनके इत्तेहादी हैं, उनको लेके हम ये मूव करें। हम अपनी तमाम वोटें नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में भी हम इस मूव में नून के साथ खड़े होंगे।
लेकिन वैसे पीडीएम ने ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को एक बार फिर रेलेवेंट करने की कोशिश की है ना। अब ये पहला जलसा ही कराची से कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सिंध गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कोरोना एसओपीज़ पर बहुत बात करती है, जब पीडीएम या जलसा करेगी तो वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि हुकूमत उसको अलाउ करती है या नहीं करती। सवाल हुकूमत से होगा फिर। देखिए लेट्स सी, जब ये हमें अप्लाई करेंगे तो हमारी कैबिनेट उधर डिसाइड करेगी। कोरोना इश्यू तो है, लेकिन हम समझते हैं कि जी जलसा जुलूस करना ये पाकिस्तान के शहरियों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन गवर्न सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिकल पार्टी से इज्तनाब करती भी हैं। अभी जो 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 सिचुएशन है कोविड की एपिडेमिक की, उसको मद्देनजर रख के ही फैसला किया सही। और ऑन ग्राउंड रियलिटी अब है क्या? पीपल्स पार्टी ने अगले इलेक्शन के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, या वो जो अदम एतमाद की आपकी तहरीक थी पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए, उस पर कहीं कोई बात हो सकती है? नून लीग का गवर्नर हमारी खुली ऑफर है जी, हमारी खुली ऑफर है कि जो हमने तय किया था कि लॉन्ग मार्च के बाद हम नो कॉन्फ्रेंस मूव करेंगे, और जिसके ये भी सिग्नेटरी हैं, मौलाना भी सिग्नेटरी हैं, एन वाले भी सिग्नेटरी हैं, ये मूव लेके आए, हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी ऑफर अभी भी पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए वैलिड है कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाने में पंजाब में सीरियस होते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास पूरा प्लान है, नंबर गेम उनके पास पूरा है, लेकिन वो रजामंदी जाहिर होने के बाद ही इसको शेयर करेंगे। तो इसी पर गुफ्तगू के लिए पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, नैयर बुखारी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि नंबर गेम उनके पास पूरा है, अगर नून लीग रजामंदी जाहिर करे तो आने वाले किसी भी दिन पंजाब हुकूमत को गिरा सकते हैं। क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पंजाबी का मुहावरा है कि जो उर्दू का मुहावरा है कि जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। ठीक है ना। मैं हैरान हूँ कि वो पार्टी जिसके टोटल 10 मेंबर हैं 300 पौने 400 में से, और उन 10 में से भी जो 3 हैं वो सियासी शहीद हो चुके हैं, और इस वक्त सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब की क़यादत में काम करने के जनाब दावे भी कर रहे हैं और नारे भी मार रहे हैं। पीछे रह जाते हैं 7। वो सुना हुआ ना कि 5 चूहे जो घर से निकले करने के लिए शिकार, 1 चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 4। तो एग्जैक्ट उसी के मजाक पीपल्स पार्टी के 10 में से बाकी रह गए 7। अब ये 7 कौन सा पौने 400 की असम्बली में जाना इनकलाब लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। मैं हैरान हूँ इनकी भड़कों पे और इनकी नारों पे और इनके जनाब असर्शन पे और इनकी पोस्टिंग के ऊपर। तो इस पे बंदा हंस ही सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी नून लीग है जो यहाँ पे अपोजिशन में है, उसको अच्छी तरह पता है कि भाई इन तिलों में तेल नहीं है। अगर अपोजिशन ये लेकर आए तरीके तो मैं तो पता लगे तो 20 से 30 जना बंदे उनके जनाब दूसरी साइड पर बैठ के जाके उन्होंने वोट नहीं दिया तो उनके पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। और वो वैसे भी जो इस वक्त जनाब नून लीग, मीम लीग, शीन लीग और हे लीग सारे अपनी अपनी परेशानी में है, तो वो तवज्जो ही नहीं दे रहे पीपल्स पार्टी की इस दुर्फितनी के ऊपर, इस जनाब जिसे कहते हैं ना कि किसी लॉजिक से मुबर्रा किस्म की इस ऑफर के ऊपर वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो फैज साहब, ये पीपल्स पार्टी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जो अभी रिसेंट पास में मुलाकातें हुई जरदारी साहब की परवेज जिलाई साहब से, उसकी बुनियाद पर वो ये बात करते हैं, कहीं उस मुलाकात में कोई यकीनदानी हुई है? जहांगीर तरीन साहब का जो आप लोगों से थोड़ी अनबन हुई, उसमें वो कहीं अपनी फतह का रास्ता तलाश कर रहे हैं? वो कोई ऐसी बात नहीं है। नून पीपल्स पार्टी वाले अपनी खिफत बचा रहे हैं, नून लीग वाले अपनी खिफत बचा रहे हैं, पल्ले इनके कुछ है नहीं है। ठीक है ना जी। 3 साल इन्होंने बढ़ के मार मार के पिछले 1.5 साल से, जब इन्होंने पिछले साल 20 सितंबर को उन्होंने बनाई थी पीटीएम, जिसका हाल जो है ना वो मेरे वाले ड्रामे में जो आखिरी 4 सीन थे ना तानिश के, बिल्कुल वो वाला माहौल बना हुआ पीटीएम का। तो ये एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है। अभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जना ब्लेम गेम करके। सबको पता है हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट में है, हर कोई एक दूसरे की पीठ पे खंजर घोंपने के चक्रों में है। पीपल्स पार्टी नून लीग के पीठ पे खंजर घोंप रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी के पीठ पे घोंप रही है, नून लीग के अंदर शीन लीग नीम लीग के पीछे पड़ी हुई है, नीम लीग शीन लीग के पीछे पड़ी हुई है। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम अल्लाह पाक के करम से इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, नून लीग अभी व्हाइट पेपर आपकी हुकूमत के खिलाफ 3 साल पूरे होने के बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जारी कर रही है। पीडीएम 29-30 अगस्त से फिर जो इनका ब्लैक पेपर जारी किया हुआ नैब ने, एफआईए ने, ठीक है ना, जाली अकाउंट, अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, टीटीज, लूटमार,
25 अरब रुपया तो सिर्फ जनाब रमजान शुगर मिल में टिकार गए हैं। वो जो ब्लैक पेपर है उसका आप क्या कहते हैं? ये जो व्हाइट पेपर की बातें करते हैं इनको पहले अपने ब्लैक पेपर देखें। तो फैयाज साहब अभी अब तक नैब ने रिकवर कितना किया नून लीग से? कहीं कोई फिगर नैब ने अभी तक कोट किया? देखो बात ये है कि अभी इनके सारों के मुफ्ती अंजाम तक सारी चीजें पहुंची हुई हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तो इसको खौफ ये आ रहा है कि इतना तो जनाब वो पनामा के केस के अंदर जो ना वो चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है जितना इस 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रमजान शुगर मिल की है ना। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फंस चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर फंस चुके हैं। उन्हें पता है कि ये बच ही नहीं सकते। आप इन मामलों को क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं। हमजा शहबाज बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, मरियम नवाज बाहर हैं, मियां साहब तो मुल्क से ही बाहर हैं ना। जमानत पे बाहर है ना, जमानत पे बाहर है ना, केस तो चल रहा है ना, तो बचते नहीं है ये अपनी अपनी बचाने के चक्रों में है, अपनी अपनी सियासत बचाने के चक्रों में है, अपनी अपनी दौलत बचाने के चक्रों में है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इधर उधर की छोड़ देते हैं। हाँ जी तहरीक किया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर। इतने संगीन नौयत के और हकीकत पर मबनी अगर ये इल्जामात हैं तो फिर इतनी आसानी से ये इनकी जमानतें फिर कैसे हो जाती हैं? फिर इतने कमजोर केसेस क्यों बनाए जाते हैं? नैब से पूछो और अदालतों से पूछो ना, ये मेरे से ना पूछो ना, पंजाब हुकूमत से पूछो, ये अदालतों से और अदालती सिस्टम से और उनसे पूछो। लेकिन फैयाज साहब जाहिर है अदालती निज़ाम में इस्लाहात आपको, ये हुकूमत को ही लानी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पुलिस इस्लाहात, अदालती इस्लाहात जितना हमें मैंडेट मिला है ना, हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली ना। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी होती तो फिर इंशाल्लाह अगली दफा होगी ना, अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे इक़्तिदार में, तो फिर इंशाल्लाह ये सारी इस्लाहात भी आपको नजर आएंगी और बाकी चीजें भी। सेनेट के अंदर तो बसी मसी हमारे पास सादा अक्सरियत जनाब अब जाके कहीं ना। तो फैयाज साहब ये ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इन इस्लाहात के अमल को शुरू नहीं किया जा सकता था? ये पुलिस में अपोजिशन वाले कहते हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो कहते हैं पहले हमारी पिछली सारी करतूतों पे जनाब आप सफेदी फेरें, हमें किसी सियासी वॉशिंग मशीन के अंदर डालें, वहाँ से हमें साफ सुथरा करके निकालें, हमारी सारी करप्शन, तब्दीलती, तकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और अकरबा परवरी, जाली अकाउंट्स और टीटीज, इन सारों से हमें जनाब नीट एंड क्लीन करके बाहर निकालें, फिर उसके बाद हमारे से बात करें। तो ये तो फिर नहीं हो सकता ना। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ुल हसन चौहान साहब पंजाब के सूबाई वज़ीर गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू अपनी अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है और फिर इल्ज़ामात अपोजिशन के ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए जाते हैं, लेकिन जो केसेस हैं उनके भी कहीं कोई नतीजे निकलते अब तक सामने नहीं आ रहे। नैब ने अब तक कितनी रिकवरी अपोजिशन जमातों से की है इसका भी कोई फिगर सामने नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे अहम और मौसर जरिया है, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के खदशात की वजह से लोगों की बड़ी तादाद इसे लगवाने से डर रही है। पाकिस्तान में लोगों की वैक्सीन के बारे में हिचकिचाहट की वजह से वैक्सीनेशन का अमल कभी सुस्त हो जाता है, कभी वो तेज़ हो जाता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें भी इसकी बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में तसलसल के साथ कोरोना से डॉक्टर्स यानी वो लोग जो एक आम इंसान का इलाज करते हैं, लोग उनके पास इस उम्मीद से जाते हैं कि उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोरोना से खुद उनकी अमवात अब रिपोर्ट हो रही हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में अब तक 220 डॉक्टर्स कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। वैक्सीन ना लगवाने का कितना नुकसान है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जिन डॉक्टर्स की जान गई है उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अब यहाँ डॉक्टर्स का वैक्सीन ना लगवाना भी अपनी जगह पर बहरहाल एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से हुआ था। पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं की जा सकी है। हुकूमत आए दिन ये दावे करती है कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो गया है, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो फिर अभी तक कई महीने गुजरने के बाद भी तमाम डॉक्टर्स को वैक्सीनेट क्यों नहीं किया और इसकी कितनी अहमियत है कि तमाम डॉक्टर्स को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर का वो किरदार अदा कर सकें जो वो इस वक्त भी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे इस पूरी सिचुएशन बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पिछले 2 रोज़ में जो डॉक्टर्स की अमवात की खबरें आई, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी, अब ज़ाहिर है ये खबरें रिपोर्ट होंगी तो लोगों का भी वैक्सीनेशन के खिलाफ हौसला बढ़ेगा कि हम वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं, क्योंकि डॉक्टर्स भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ये इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है और आपने जैसे कि इंट्रो में कहा है कि लोग जो है किसी न किसी वजह से उनको अपनी जान की नहीं फिक्र होती है, कुछ और वजह से लोग जो है मजबूरी के हालत में कि शायद तनख्वाह हमारी रुक जाएगी या सिम बंद हो जाएगा, तो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और इससे बचाव के लिए जो वैक्सीन इजाद हुई है ये भी बहुत जरूरी है अगर आप बचना चाहते हैं। अभी आपने जिक्र किया, हमारे 2 डॉक्टर इस वक्त इंतकाल कर गए हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। एक तो जो कल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, महानूर था, जिनकी के 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी, और फिर कल ही शाम को डॉक्टर समरा है जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि सीनियर उनकी FCPS की हुई गायनेकोलॉजिस्ट थी, और उन्होंने 7 महीने की उनकी प्रेगनेंसी थी और इन दोनों ने वैक्सीन नहीं लगाया था। जो मैंने मालूमात की तो पता ये चला कि उनके घर पे और दूसरे लोगों ने उनको ये कहा कि जी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फिर हम वैक्सीन लगा लेंगे। तो ये जो रवैया है ये बड़ा खतरनाक है। आप देखें कि ये 2 डॉक्टर नहीं गए बल्कि 4 जानें चली गई। तो ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू है। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क के तकरीबन 75% या 80% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, हमारी ये प्रॉब्लम चलती रहेगी और हमारा रूटीन का काम नहीं हो सकेगा। कभी तो अभी चौथी वेव है। डॉक्टर साहब ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए ना कि ये अगर कोई खातून जो प्रेग्नेंट हैं उनको क्या वो कोई भी वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं? तो बहुत सारी वैक्सीन हैं, कोई ऐसी वैक्सीन हैं जो वो इजीली लगवा सकें और उनकी प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहे, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, WHO पहले जो है जब वैक्सीन नई आई थी तो ये डाटा मौजूद नहीं था, और WHO ने भी मना किया कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो है, यानी कि जो वो माएँ जो दूध पिलाती हैं और हामला औरतें जो हैं, ये वैक्सीन नहीं लगा सकती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया के अंदर ये वैक्सीन लगाना शुरू किया गया तो ये डाटा फॉर्म हो गया, और फिर अब WHO ये कहती है कि तमाम प्रेग्नेंट खवातीन और जो खवातीन दूध पिलाती हैं ये वैक्सीन लगा सकती हैं, उनको बहुत जरूरी है। तो अब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई उसमें कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है कि जी यही वैक्सीन लगानी है और ये वैक्सीन नहीं लगानी है। जो वैक्सीन अवेलेबल है अब तक, तमाम वैक्सीन जो है वो कोई प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इसका कोई नेगेटिव असर नहीं करता है। बल्कि अब इन 2 डॉक्टरों के इंतकाल के बाद तो ये बात साबित हो गई है कि जो वैक्सीन, जो मैंने अपनी गायनी के बहुत सारी डॉक्टरों से बात की है मैंने, तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना। बहुत सारी खवातीन वैक्सीन लगा रही हैं और बहुत आसानी से उनका सारा डिलीवरी का प्रोसेस होता है, पूरा कंप्लीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं तमाम खवातीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया तो खुदारा जरूर वैक्सीन लगा ले। और जो लैक्टेटिंग मदर हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो खवातीन जरूर उसको वैक्सीन लगा लें। डॉक्टर साहब, जिस तरह इन 2 डॉक्टर्स ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी, इस तरह और भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो कि जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं किया होगा, तो ये वैक्सीनेशन के अमल से कैसे इन्होंने खुद को माइनस कर लिया? क्योंकि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन हुई है। अगर कोई वैक्सीनेटेड डॉक्टर नहीं है तो वो हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी किस तरह कर सकता है? उसको अलाउ किस तरह गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कर रही है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। ये जिस तरह से जो मिसकंसेप्शन हमारी सोशल मीडिया पे आता है, और इंसान है, इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है और बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं। और फिर बातें ऐसी भी हुई कि बगैर हम सोचे समझे हमने ये बात की कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो 2 साल के बाद हम मर जाएंगे। और हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम मुसलमान भी हैं, क्योंकि मुसलमान जो होता है वो तो उसको पता है, ईमान है हमारा कि हमने एक दिन मर जाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कब मरेंगे और किस तरह मरेंगे, हमारी मौत किस तरीके से होगी और किस दिन होगी। तो अगर कोई कहता है कि हम 2 साल के बाद वैक्सीन लगा के मर जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि हम फिर हमारा ईमान कमजोर है फिर। लेकिन इसकी वजह से लोग जो है जो बातें करते हैं, तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो फिर मना कर देते हैं
अपनी बहू को, अपनी बेटियों को कि जी ठीक है आप थोड़ी देर बाद लगा लेंगे, डॉक्टर साहब ज़ाहिर है, लेकिन वैक्सीन ये डॉक्टर साहब बाज ईमान वाले लोग ऐसे भी हैं जो फिर इसी बात को उल्टा करके सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाए बगैर हम जिंदा रहना चाहते हैं और अगर मौत आएगी तो फिर हम मर जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखेंगे साइंस का दौर है, आप साइंस की बाकी चीजें भी एडॉप्ट करते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये साइंस की इजाद है और चीजें भी इजाद है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिकल प्रॉब्लम में डॉक्टर जो आपको एडवाइस देता है आपको, मेरा ख्याल है कि उसको फॉलो करना चाहिए। वैसे मुसलमान के भी हम इस चीज पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह ही बीमार करते हैं और अल्लाह ही शफा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि उसकी बीमारी के तदारुक करो, उसकी एहतियाती तदाबीर करो। तो कोविड का कोई दुनिया में इलाज मौजूद नहीं है क्योंकि ये वायरस है, वायरस से सिर्फ बचाव है। बचाव इसके दो है, एक तो ये कि हम बहुत सालों से ये बात कर रहे हैं, शुरू दिन से कर रहे हैं कि एसओपीज को फॉलो किया जाए। एसओपीज क्या है? मास्क लगाना है नाक के ऊपर से, आप आपस में फासला रख के बैठे या बात करें और हाथ को बार बार धोए। एक तो ये एसओपीज को फॉलो करना है, दूसरा वैक्सीनेट कराए जितनी जल्दी अपने आप को, अपने तमाम घर वालों को, आपके घर में जो काम करने वाले हैं, जो चौकीदार हैं, जो मासी हैं, जो ड्राइवर हैं, उन सबको करें, जो आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको करें। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी जो है जो अब तक इंटरनेशनल डाटा है, उस इंटरनेशनल डाटा के मुताबिक तकरीबन 85 से 90% वो लोग इस वक्त बीमार हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। और डेटा है कि 85% इस वक्त उन पर इस वायरस का असर ज़्यादा हो रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, और वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की वायरस की जद में आने की जो शरह है वो बहुत हद तक अब कम हो चुकी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।